तो यहाँ पर कोर्ट का सेटिस्फैक्टरी पार्ट जो है वो बहुत जरूरी है कि कोर्ट उसमें सेटिस्फाइड हो जाए। अब यहाँ पर डिसअलाउ द क्लेम ऑफ द ऑब्जेक्शन, कंटिन्यू टू अटैचमेंट सब्जेक्ट टू एनी मॉर्गेज चार्ज और अदर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, पास सच ऑर्डर, जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को पास कर दिया जाएगा, है ना। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आपको, हम लोगों ने सेक्शन में भी पढ़ा था कि कुछ ऐसी होती है रेमेडीज प्रोवाइडेड इफ देयर इज एनी रेसिस्टेंस टू से वेयर द होल्डर ऑफ अ डिग्री फॉर पोजेशन और ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और परचेजर ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इज रेजिस्टेंट ऑफ obstructed by any person is obtained in possession of property, he may make an application complaining on such resistance or obstructions, and the court shall proceed to adjudicate upon the application in accordance with the provision of the act. अब अगर किसी चीज के लिए आपको यहाँ प्रतिरोध करना है ना, कोई प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूशन में अगर किस चीज को बेचा गया है या बेचा जाना है और उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई इस तरह का कोई रोका जाना है, आपको उसका प्रतिरोध करना है, तो उस कंडीशन में आप उसे यहाँ पर रोक सकते हैं, है ना। श्वेता तुम्हारा ये वीडियो ऑफ करोगे ना बेटा तो अपना स्क्रीन पूरा दिखेगा। खैर स्क्रीन वाला हो चुका ऑलरेडी, तो यहाँ पर अब आप इसके सिनॉप्सिस जो बनाएंगे वो सिनॉप्सिस आप लिखिए। जैसे कि आप एग्जीक्यूशन में जब जाते हैं तो पहली चीज कि आप यहाँ पर सेक्शन वाइज डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन में बहुत डिटेल में हमें बता दिया गया है हर वो चीज जो कि हमारा जरूरी होता है कि आपके एग्जीक्यूशन में सेक्शन वाइज कौन कौन सी चीजों को पढ़ा जाए, है ना। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन होता क्या है। तो आप पहले सिर्फ 2 लाइन का एक इंट्रो लिखेंगे और उसके बाद आप एग्जीक्यूशन को बताएंगे। अब एग्जीक्यूशन को बताने के साथ ही आप ये लिखेंगे ऑर्डर 21 प्लस सेक्शन 36 टू 74 एग्जीक्यूशन को सीपीसी में बताया गया है ना। उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पर सिंपली हम अगर एग्जीक्यूशन का मीनिंग देखते हैं तो क्या है, न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा आज्ञप्ति और आदेशों का प्रवर्तन। ऑर्डर और चाहे कोई किसी तरह का कोई ऑर्डर हो चाहे आज्ञप्ति हो, उन दोनों का इन्फोर्समेंट ही हमारे लिए एग्जीक्यूशन है ना। अब सेक्शन ऑर्डर 21 का रूल 1 और 2 हमें बता देता है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि किसी भी एग्जीक्यूशन में अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके पेमेंट के मेथड्स क्या होंगे, तो पहले आप वहां पर वो चीजें मेंशन करेंगे। उसमें केस लिख लीजिए, राम किंकर सिंह वर्सेस क्या मैम, इसमें केस का नाम लिख लीजिए। ये हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ फॉर डिग्री होल्डर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूशन मूवेबल प्रॉपर्टी का है, उसमें पेमेंट के मेथड क्या होंगे, उससे रिलेटेड एक केस का यहाँ पर नाम लिख लीजिए, राम किंकर सिंह वर्सेस मिसेस कमल वासिनी। बहुत पुराना है ये, और इसमें बताया गया था कि अगर कोई भी जजमेंट डैप्टर है तो वो जो कोर्ट में हमने देखा कि 3 तरह के रूल हैं या 3 तरह के मेथड हैं, जैसे कि आप कोर्ट में या तो पैसा दे देंगे या कोर्ट से बाहर दे देंगे या कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग दे देंगे। तो इस केस में स्पेसिफिक इन चीजों को माना गया था कि कोई भी मेथड हो सकता है ना। तो ये तीनों मेथड है, ये 1938 का केस है। फिर एक चीज इसमें नेक्स्ट आप सिनॉप्सिस में लिखेंगे, क्योंकि देखिए ऑर्डर 21 बहुत वास्ट है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको उसमें कितनी चीजें ऐड करनी है। अब हमने देखा मेथड ऑफ पेमेंट, भुगतान की रीतियां। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, निष्पादन का आवेदन कहाँ करेंगे हम, किसी भी कोर्ट। अब यहाँ वो सेक्शंस भी आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है, तो उस सेक्शन के साथ आप मेंशन करेंगे प्लस ऑर्डर 21 रूल 10 टू 23। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ऑर्डर 21 का रूल 10 से लेके 23 तक पूरा लिखे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि निष्पादन के लिए अगर हमें आवेदन करना है एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन के लिए प्रोविजंस कहाँ बताए गए हैं, देन यू शुड नो अबाउट इट। तो ये कहाँ बताया गया है, 10 से लेकर 23 तक, है ना। आप उसे इसमें मेंशन कर देंगे, इसमें केस का नाम लिख लीजिए
प्रकाश चंद्र खुराना वर्सेस हरनाम सिंह 1973। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कौन आवेदन कर सकता है? मैम प्रकाश चंद्र खुराना वर्सेस हरनाम सिंह AIR 1973, है ना। फिर अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की कौन है जो इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है? Who can make file an application for execution? Then you should know about it. Who? अभी हमने देखा था डिक्री होल्डर, LRs and who has power to fill it. तो कौन, जिसके पास किसी भी तरह का बेनिफिट लेने का राइट है। फिर किसके अगेंस्ट कर सकता है? ये एक एक लाइन की चीजें हैं, आप एक लाइन में भी उसको मेंशन कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? जजमेंट डॉक्टर के अगेंस्ट। अब सबसे खास चीज, एग्जीक्यूटरी कोर्ट। कौन सी कोर्ट होगी? देन जिस कोर्ट ने डिक्री को पास किया है, या तो वो, या फिर वो कोर्ट जिसे इस आवेदन को कहीं और ट्रांसफर करे। यहां आपको सारे सेक्शन मेंशन करेंगे जो हमने यहां पर लिखे थे। जैसे कि सेक्शन 39 में क्लियरली बोला गया है कि जिस कोर्ट ने डिक्री दिया है, अगर कोई चाहता है कि वो उसके रिस्ट्रिक्शन में होगा, वो वहां पर उसे ट्रांसफर कर देगा। तो निष्पादन के लिए न्यायालय क्या होंगे? देन निष्पादन के लिए आज्ञप्ति को किसी अन्य न्यायालय को भेजा जाना। ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूटरी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इन एनी अदर कोर्ट, जहां पर भी किया जा सके। अब एक और इसमें चीज आप लिखेंगे, निष्पादन करने वाले न्यायालय की शक्तियां, पावर ऑफ कोर्ट्स ऑफ द फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये सेक्शन 42 से और 47 और ऑर्डर 21 का, आई विल रिपीट, सेक्शन 42, 47, ऑर्डर 21 का रूल 4, 8, 9 क्लियरली यहां पूरा नहीं भी लिखेंगे, देन इतना भी लिखेंगे, इट्स इनफ। इसमें केस का नाम लिखिए, मे सर्वन थिएटर। पावर्स में मेंशन साथ में ही कर लीजिए। अगर किसी तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ क्लेम अराइज होते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि 10 लाख की डिक्री है, तो डिक्री में छेड़छाड़ करने का राइट एग्जीक्यूटरी कोर्ट को नहीं है। पर अगर उसमें यह ऑब्जेक्शन आ जाता है कि डिक्री होल्डर कौन है, मान लीजिए मैं डिग्री होल्डर हूं और मैंने एग्जीक्यूशन नहीं लगाया, किसी और ने लगाया, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या मुझे इस एग्जीक्यूशन को लगाने का राइट है। अब अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो इसे शॉर्ट आउट कौन करेगा? वही कोर्ट जिसमें ये एग्जीक्यूशन लगाया गया है। तो यहाँ पर वो भी इसी में आ जाता है कि किस किस तरह के प्रश्न को कोर्ट सॉल्व कर सकता है। तो इसी में एक केस लिखिए, मे सर्वन थिएटर, मेसर्स जो होता है ना, मेसर्स सर्वन थिएटर वर्सेस टी रामलिंगम 15 मींस 2009। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस को कोर्ट नहीं सुन सकता, तो जैसे मैंने कहा कि भाई आज्ञप्ति में जो चीजें ऑलरेडी डिक्री में जो चीजें मेंशन कर दी गई हैं, या डिक्री से रिलेटेड कोई चीज को यहाँ नहीं सुनेंगे, है ना। पर अगर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो वो सुनने का राइट निष्पादन करने वाली न्यायालय को होगा, है ना। अब मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर 21 का रूल 30 से लेके 57 तक यहाँ बताया गया है कि किस किस तरीके से, जैसे अभी हमने देखा कि मूवेबल का अलग है, मूवेबल का अलग देखा ना, अभी हमने 35 में देखा था, 32 में देखा था। तो यहाँ 30 से लेके 57 तक ये क्लियर कर दिया गया है कि निष्पादन की रीतियां क्या होंगी, है ना। तो मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसमें वो दोनों चीजें आप एक साथ भी लिख सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब धन से संबंधित भुगतान, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब स्थावर संपत्ति से संबंधित भुगतान। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ राइज होता है कि क्या एग्जीक्यूशन में किसी को डिटेन किया जा सकता है या अरेस्ट किया जा सकता है? देन वी कैन से यस, सेक्शन 55 के अंतर्गत कहां पर कर सकते हैं आप? इन सेक्शन 55 वी कैन अरेस्ट एनी पर्सन
और डिटेंशन 2। इसमें केस लिख लीजिए, सिरिल ब्रिटो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2003। क्या किसी महिला को, अभी नंदिता तुम कंफ्यूज थी ना, यहाँ पर इस केस में क्लियरली बोला गया है, किसी भी महिला को धन के भुगतान के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, ठीक है, लिख लो इस केस को, मैम। क्योंकि यहाँ अगर निष्पादन है जो धन के भुगतान से संबंधित है, मींस जो केस है वो पेमेंट के लिए है, तो उस पेमेंट के केस में सिविल मैटर्स में कभी भी किसी लेडी को 56 उसे ये प्रोविजन, ये एक प्रिविलेज देता है कि किसी भी लेडी को यहाँ अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब क्या किसी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा? देन वी कैन से यस, किसी भी एग्जीक्यूशन में वी कैन अटैच प्रॉपर्टी और इवन सेल, ये भी लिख लीजिए नेक्स्ट इसमें। अब देखिए ये एक क्वेश्चन सेक्शन 60 का आप अलग मेंशन करेंगे। सेक्शन 60 में आप ये बताएंगे कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो इसको एक अलग से ही लिख लीजिए, एग्जीक्यूशन में आप लिखें जरूरी नहीं है, लिखेंगे मीन्स आपको यहाँ पर हमने ये देखा है ना कि किसी भी संपत्ति की कुर्की और उसका विक्रय, तो अब यहाँ पर जब उसका हम अटैचमेंट करते हैं या उसे सेल आउट करते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट भी उनके फेवर में ऑर्डर नहीं कर सकता, वो आप अलग से एक क्वेश्चन बना लीजिए। वो हमने डिटेल में पूरे एक लेक्चर में पढ़ा है, उसका लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा अगर किसी को उसमें डाउट हो तो। अब जैसे उस टाइम मैं आपको एक केस बोल रही थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिलीवरी के लिए एग्जीक्यूशन का मेथड क्या होगा, तो ये आपके रूल 51 में ही आएगा जिसमें अभी हमने एग्जीक्यूशन का मेथड देखा है, उसके सामने आप लिख लीजिए केस का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, शोभालाल वर्सेस लक्ष्मीलाल, 1981 का केस है। इसमें पोजीशन, अब अगर मान लीजिए कि पोजीशन किसी और का है तो किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, आप उन्हें हटाएंगे, चाहे उनके लिए वारंट निकालना पड़े कोर्ट को, कोर्ट उनको बाहर निकालने का वारंट दे सकता है, हटाने का वारंट दे सकता है, देन उसके बाद उसका पोजीशन दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ ये वाला इतना जरूरी नहीं है कि अगर अलग अलग कोर्ट ने डिसीजन दिया है या अलग अलग तरह के मेथड बताए गए हैं तो हम क्या करेंगे, तो वो आप छोड़ दीजिए। फिर एक क्वेश्चन यहाँ एक अराइज होता है निष्पादन में, एग्जीक्यूशन में, कि क्या एलआर्स एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, दे हैव राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, देन वी कैन से यस, देयर इज सेक्शन 50 जो हमें अलाउ करता है कि उसके एलआर्स, डिक्री होल्डर के एलआर्स यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में सिर्फ आप एलआर्स भी लिख सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और सेक्शन आपका 50 यहाँ आप मेंशन करेंगे, क्लियर। और एक आप यहाँ लिख लीजिए स्टे एंड अपील लास्ट में, व्यादेश और अपील, कि अगर यहाँ पर कोई इंजंक्शन लगा, क्या किसी तरह का इंजंक्शन या स्टे किसी एग्जीक्यूशन के डिक्री पर लगाया जा सकता है, तो वी कैन से यस, कि अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति के अपील के राइट क्लोज नहीं हुए हैं तो उसके लिए आप, अपील के राइट क्लोज नहीं हुए हैं तो वो अपील लगा सकता है, चाहे दोनों में से कोई भी पार्टी हो, जरूरी नहीं है हम यहाँ प्लेंटिफ की बात कर रहे हैं, डिफेंडेंट को लगता है कि उसके अगेंस्ट या उसके फेवरेबल डिक्री नहीं हुआ है, मींस फेवरेबल डिसीजन नहीं हुआ है, तो वो अपील में जा सकता है, तब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं लगाया जाएगा। और अगर अपील लगाई गई है और पहले एग्जीक्यूशन लगा दिया गया देन बाद में अपील लगाई गई है तो भी यहाँ पर अपीलेट कोर्ट उस एग्जीक्यूशन के लिए स्टे लगा सकता है। तो यहाँ आपका सीरियल वाइज इतनी चीजें जितनी अभी मैंने आपको कही हैं ये सारी आपके एग्जीक्यूशन में शामिल होनी चाहिए विद सम केस लॉज। किसी को अभी भी कोई डाउट है किसी भी तरह का, मतलब यहाँ हमारी वो सारी चीजें आ गई हैं एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में, जिसमें कि एग्जीक्यूशन क्या होता है, कैसे होता है,
किस कोड को राइट है, किसके अगेंस्ट किया जाएगा, कौन लगाने के लिए एलिजिबल है, कोर्ट के एग्जीक्यूशन के मेथड क्या होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, क्या अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेंशन किया जा सकता है, क्या स्टे लिया जा सकता है, क्या अपील की जा सकती है, क्या एलआर्स आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर होने चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी को क्लियर नहीं है देन आप लोग मुझे अलग से एक लेक्चर और प्लान कर लीजिए एग्जीक्यूशन का, और उसमें आप लोग शॉर्ट आउट कर लीजिए। बट मुझे ये नहीं चाहिए कि किसी को भी अभी भी डाउट हो कि एग्जीक्यूशन क्या होता है और कैसे होता है। किसी को है कोई क्वेश्चन? अर्शिया समझ में आया बेटा? यस मैम। शांभवी? यस मैम। किसी को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप लोग सिनॉप्सिस बनाते हैं, आपके नोट्स तैयार करते हैं, उस टाइम भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आफरीना क्लियर हुआ बेटा? जी मैम। है ना? आप लोग पढ़िए अब इसे प्रॉपर अच्छे से। देखिए ये नहीं करना Yes, है ma'am. कि आप लोग सिर्फ इसमें कुछ कुछ चीजें पढ़ लें और कुछ छोड़ दें। मैंने कल भी आप लोगों को क्लियरली कहा था ये आप सेल्फिश होकर पढ़िए, मींस आपको ये चीजें काम आएंगी। सिलेबस में के हिसाब से तो हमारा एक क्वेश्चन है एग्जीक्यूशन का, है ना? बट जब कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो ये आपके लिए सिलेबस नहीं है, ये आपकी लाइफ है, ये आपका करियर है। कि आप अगर सिविल में प्रैक्टिस करते हैं तो जितना बड़ा पोर्शन आपका सिविल सूट्स का होता है उसमें एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा पार्ट है। डिग्री किसी काम की नहीं है अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो तो यहाँ उसको इस तरह से आप लोग समझ के पूरा पढ़िए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता है आप लोग पूछिए, ठीक है? चलिए Yes, ma'am. अब जो मुझे डिस्कस करके अर्शिया, किरण और आफरीना, आप तीनों क्लास के एक एक मेंबर हैं। आप लोग मुझे देखकर बताइए, अगर नहीं होता है तो 3 बजे के बाद में शेड्यूल डालती हूँ। अगर अभी आप लोगों के लेक्चर्स हैं तो 3 बजे के बाद हम लोग जो Okay, स्टूडेंट्स का आज तो ले लेते हैं क्योंकि सीआरपीसी है जो स्टूडेंट्स के टाइम पर आज। तो तीनों Okay, बात ma'am. करके या जो भी फ्री लेक्चर्स है अपना टाइम टेबल देखकर मुझे बता दीजिए। तो आज तो हम लोग 3 बजे के बाद पढ़ेंगे, कल से फिर आप लोग टाइम देख लीजिएगा, जो भी सूटेबल हो उस पर हम लोग लेक्चर प्लान कर लेंगे। Okay, ओके ma'am. मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू।